हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है पढ़ रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप YouTube पे जाके सर्च करें तो हमारा चैनल कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा चैनल आपको दिखाई देगा YouTube पे। ये लोगो आपको दिखेगा वहाँ पे। इस चैनल पे आप 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, BSc एग्रीकल्चर हो, IIT JEE हो, नीट हो, सब वीडियोज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद जो भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। या फिर आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे सारा जो हमारा कंटेंट है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, तो जो हमारा कंटेंट होगा वो एप्लीकेशन पे आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दे। एजुकेशन शील्ड मीडिया की ये ऐप है। इसको आप जैसे इंस्टॉल करेंगे, आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको इस पे क्या क्या मिलेगा ये बता देता हूँ। एक तो टाइम टेबल, जो भी टाइम टेबल होगा, क्लासेस की टाइमिंग्स जो भी होंगी वो सारी की सारी इस पे आपको अवेलेबल रहेंगी। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास किस टाइम है, तो जिस क्लास में आप इंटरेस्टेड हैं उस क्लास को आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, इस पे आपको मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। जितना भी स्टडी मटेरियल जो होगा वो इस ऐप पे अवेलेबल रहेगा, वो आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तीसरा, लाइव चैट का ऑप्शन भी उसके अंदर रहेगा। लाइव चैट के अंदर अगर मान लिया किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो लाइव चैट के अंदर उस डाउट को क्लियर कर सकता है। तो यहाँ तक बात थी ये। आज हम बात करेंगे जो हमारी 9th क्लास है उसका जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटम आया कहाँ से, एटम का उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बात क्या थी। हमारे जो महर्षि कन्नड़ जी थे, तो कन्नड़ जी ने क्या कहा, उन्होंने एक थ्योरी दे दी कि भाई एटम जो है, परमाणु नाम से उन्होंने एक थ्योरी दे दी कि भाई सबसे छोटा पार्टिकल, जब आप किसी मैटर को या किसी कंपाउंड को अलग अलग करना चाहे, किसी एलिमेंट को अलग अलग करने की स्टार्ट करोगे, तब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वो फर्दर डिविजिबल नहीं होगा। उसके आगे एक लिमिट आ जाएगी, एक स्टेज आ जाएगी उस लिमिट के बाद वो आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता है। तो उस लिमिट को उन्होंने क्या नाम दिया, उसको उन्होंने परमाणु नाम दे दिया कि भाई ये जब परमाणु आ जाएगा तब उसके बाद कोई भी उससे फर्दर डिवीजन नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ये थ्योरी जब दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी जब देखा होगा तो उन्होंने भी क्या किया, फर्दर जो डिवीजन करते गए तो एक स्टेज उनके पास भी ऐसी आ गई, उनके पास भी एक लिमिट ऐसी आ गई, जिसके बाद डिवीजन नहीं हो रहा था, वहां भी नो फर्दर डिवीजन। तो उन्होंने भी कहा भाई कि कुछ ना कुछ ऐसी हमारी स्टेज आई होगी। और वो फिलोसफर कौन थे हमारे, एक तो डेमोक्रिटस थे, एक ल्यूसिपस थे। ये दो ग्रीक फिलोसफर होते थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे ये एक बार डिवाइड करते गए, एक स्टेज इनके पास ऐसी आ गई कि फर्दर डिवीजन उसका हो ही नहीं सकता। जैसे आपके पास मान लो कोई कागज़ है, आप उसको फाड़ना स्टार्ट करते हो, फाड़ा, उसको इकट्ठा किया, फिर फाड़ा, इकट्ठा किया, फिर ऐसे ऐसे फाड़ते फाड़ते भाई आपके पास एक हिस्सा ऐसा आ जाएगा जिसके आगे आप फाड़ ही नहीं पाओगे उसको। अब मान लिया आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, मान लिया, उसको फर्दर आप डिवाइड करते जाओगे,
एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, उसको उसका फर्दर डिवीजन ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो डेमोक्रिटस जी थे और ल्यूसिपस जी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने छानबीन स्टार्ट की। तो इन्होंने पाया कि एक स्टेज पे जाके मेरे जो सब्सटेंस है वो फर्दर उनका डिवीज़न नहीं हो पाता है। और उस जो स्टेज थी, उस स्टेज के बाद जो उन्हें पार्टिकल मिले, इन्होंने उन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया, जिसको हिंदी में हम परमाणु भी कहते हैं। भाई उन्होंने अडेप्ट कर लिया कि जो कन्नड़ जी ने कहा था वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही कुछ इन्होंने भी उसके अंदर पाया। तो इन्होंने कह दिया कि भाई ये एक स्टेज है, उसके बाद एटम जो है उसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, उससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो भाई उसके बाद भी हमें पता है कि और भी फर्दर डिवीजन हो सकता है। अब दुनिया में जब ये बात फैली कि भाई उन्होंने ऐसा कहा है और ये बात सच हो रही है, तो सारे साइंटिस्ट ने जोर लगाया। डाल्टन आए, फिर सारे जो भी धीरे धीरे हम बात करेंगे उनकी। डाल्टन जी आए सबसे पहले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसी थ्योरी पे चले वो भी। शुरुआत तो वहीं से की सबने, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इम्प्रूवमेंट आती रही, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट आते गए, उनका और ज़्यादा फर्दर डिवीजन का पता चलता गया। अब उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले एक थ्योरी दी गई कि भाई जो ये मेरे जो कंपाउंड्स है, जो मैटर है, वो उनके कुछ रूल होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, जिनको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का नाम दिया गया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उन सबको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का नाम दिया गया कि भाई ये कुछ लॉ होते हैं, जब भी कोई मेरे जो कंपाउंड्स बने होंगे, जो मैटर है, जो एलिमेंट है, वो जो भी मेरा बना होगा, वो इन लॉ को फॉलो जरूर करेगा। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये थ्योरी दी गई। ये लॉ कौन से थे? पहला लॉ था भाई मेरा, पहले इनके नाम देख लेते हैं हम, बाकी फर्दर हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पहला लॉ था मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई मास की कंजर्वेशन का लॉ था पहला। तो दूसरा लॉ था मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। दूसरा, इसी का दूसरा नाम भाई, इस नाम से भी इनको लोग जानते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोल देते हैं। ये था दूसरा लॉ। तीसरा लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। घबराइए मत, ये सारा हम आगे कवर करेंगे, सब बताते हुए ही चलेंगे। एक बार लिख रहे हैं हम नाम इनके बस, ताकि आपको आइडिया हो जाए हम क्या पढ़ने वाले हैं। चौथा लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। भाई प्रोपोर्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, अगर किसी को नहीं पता है प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन मेरा एक टाइप से हिस्सा मान लो, एक टाइप से उसका शेयर मान लो कि ये इतना हिस्सा होता है, ऐसे कुछ करके इसको मान लो। जो लास्ट जो हमारा लॉ था, 5 ही लॉ दिए थे उन्होंने, गेल-लुजैक्स, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गेल-लुजैक्स गैसियस
वॉल्यूम। ये 5 लॉ हमारे बताए गए कि जब भी कोई मैटर मेरा कंबाइन करेगा या जब भी कोई मैटर बना होगा उस टाइम पे उसने इन 5 लॉ को फॉलो किया होगा, तभी वो बन पाया होगा। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले हम पहले लॉ की ही बात कर लेते हैं। जो पहला लॉ हमारा है उसकी बात कर लेते हैं हम। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर मेरा मास कंजर्व्ड रह रहा होगा। कंजर्व्ड मतलब कुछ ना कुछ फिक्स रहा होगा। भाई कंजर्वेटिव मतलब कुछ ना कुछ उसकी लिमिट रही होगी। भाई मेरा मास जो है उसको कंजर्वेशन का कुछ ना कुछ उसके अंदर लॉ रहा होगा। तो ऐसे लॉ को उन्होंने क्या कहा, अगर बात की जाए कि डेफिनेशन अगर इसकी हम देखें तो डेफिनेशन में क्या है कि भाई इन ऑल कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन हो उसके अंदर जो मेरा मास होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो हमेशा बराबर रहेगा। सिंपल भाषा में इसको समझो तो मान लिया आपके पास 50 रुपए है, ठीक है, आप जाते हो मार्केट। अब 50 रुपए लेके आप मार्केट गए तो आपको कुछ खरीदना है। मान लिया आप दूध लेने गए, 25 रुपए का आपने दूध खरीदा, ठीक है। वो 50 रुपए एक टाइप से ये मान लो कि 50 रुपए आपके पास कोई मास था। अब वो 50 रुपए मास था, इनिशियल आपके पास क्या था, वो 50 रुपए थे। जैसे ही आप मार्केट गए, आप मार्केट पहुंचे, दुकान पे गए, आपने क्या कहा, भैया एक दूध का पैकेट दे दो। भैया ने दूध का पैकेट दे दिया। दूध का पैकेट आया मान लो 25 रुपए का, ठीक है। 25 रुपए का दूध का पैकेट आया और 25 रुपए आपने अपनी जेब में वापस डाल लिए। आपने 50 रुपए उसको दिए, उसने 25 रुपए आपको वापस दे दिए। तो अभी भी अगर आप एक तरीके से देखो तो वो 50 के 50 रुपए अभी भी आपके पास वैसे के वैसे हैं। वैसे के वैसे इन द सेंस कि भाई 50 रुपए अगर आपके पास इनिशियली थे, फाइनली भी अभी तक वही तो हैं। वो बात अलग है कि आपने वो जाके कहीं खर्च कर दिए, आप उसका जाके मिल्क ले आए। अब इन 50 रुपए को अगर इधर जोड़ोगे, इसको मिल्क और इन 25 रुपए को आप जोड़ दो तो आपके पास वही 50 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, अगर आपके पास इनिशियली कोई मास है, रिएक्टेंट में कोई मास है, तो प्रोडक्ट में भी उतना ही मास रहेगा। कभी मास कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी हमारी, भाई इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस या चेंजेस in all physical and chemical changes, mass of the total लिख लो, total mass of the substance remains constant। remains इक्वल कर लो, ठीक है। हमेशा क्या होगा,
मास इक्वल होगा। अगर मास इक्वल होगा इसका मतलब तो यही हुआ, जैसे एनर्जी की बात आपने कभी सुनी होगी, कभी आपने सुना होगा कि भाई कभी भी ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना ही मेरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज जरूर किया जा सकता है। अब इसमें रिएक्टेंट में भी मेरा मास वही है, प्रोडक्ट के अंदर भी मेरा मास वही है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या बोला भाई इसने कि भाई जब भी मेरा कोई मास मैं देखूंगा तो ना तो उसको कभी कोई भी उसमें कोई भी रिएक्शन हो जाए, ना तो उस मास को कभी भी घटाया जा सकता है, ना ही उस मास को कभी भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वो हमेशा इक्वल रहेगा। जो भी मास रिएक्टेंट में था उतना ही मास मेरा प्रोडक्ट में भी होगा। ठीक है, मास इक्वल। क्लियर होगा यहां तक सबको? अब इस पे एक क्वेश्चन अगर एग्जांपल लेके देखूं, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं एग्जांपल के तौर पे, मान लिया कोई ए और बी एक्वस सॉल्यूशन है, लिख ही देता हूं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल होगा। टू एक्वस सॉल्यूशन ए एंड बी containing 5.58 ग्राम, 85 लिख लो भाई, 5.85 है, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl एंड 17.0 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, उनको उन्होंने मिक्स कर दिया। उसको मिक्स करने के बाद उन्होंने क्या हुआ, जो उनको प्रोडक्ट मिला सिल्वर क्लोराइड, AgCl उनको मिला। और उस AgCl की अगर जब सुखाया उन्होंने तो उसको ड्राई करने पे उन्होंने देखा कि 14.32 ग्राम इसका वेट था। अब उसको सुखाने के बाद, चलो पूरा लिख ही देते हैं, containing 5.85 ग्राम ऑफ NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट, A and B containing 5.85 ग्राम ऑफ NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट कितना था, 17 ग्राम। 17 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वर मिक्स टुगेदर। तो हमें क्या मिला भाई, वेट ऑफ, नया सिल्वर क्लोराइड मिल गया, वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन ड्राइंग। भाई जब उन्होंने सुखाया तो उन्हें क्या मिला, ड्राइंग वाज फाउंड टू बी 14.32 ग्राम एंड फिल्ट्रेट ऑन इवेपोरेशन left 8.51 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। प्रूव करो
दिस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसके पास कोई सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, एक ए है एक बी है। उसमें क्या है, उन्होंने कहा NaCl का वेट लिख लो इधर, NaCl है, दूसरा क्या है उनके पास, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। जब उनको उन्होंने मिलाया तो उन्हें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड मिला। अगर फॉर्मूला ना लिखना चाहे तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, AgCl प्लस क्लोराइड ऑन ड्राइंग 14.32 प्लस फिल्ट्रेट ऑन इवेपोरेशन लेफ्ट सोडियम नाइट्रेट NaNO3 कितना, NaNO3 मिला, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट मिला कितना 14.32। अच्छा इसको ना ऐसे ही कर लो तुम लोग। ठीक है, अब ये उन्होंने हमें बता दिया कि हमें ये मिला था। अब इनको हम सिंपली लिख लेते हैं कौन सी चीज़ रिएक्टेंट में है। ये दो चीज़ें रिएक्टेंट में है, रिएक्टेंट वाली चीज़ हम लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं एक बार। रिएक्टेंट में क्या क्या हमारे पास, पहला सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड कितना है हमारे पास 5.85 ग्राम। दूसरा हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, वो कितना हमारे पास 17 ग्राम है। क्वेश्चन को पढ़ते रहो, क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी। ये थे हमारे क्या थे, रिएक्टेंट थे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। इधर इस साइड में लिख लूं प्रोडक्ट, लिख लूं प्रोडक्ट वाली साइड। प्रोडक्ट में क्या क्या था मेरा, प्रोडक्ट में थे मेरा सिल्वर क्लोराइड था एक, तो कितना था सिल्वर क्लोराइड, मेरा सिल्वर क्लोराइड था इधर 14.32 ग्राम, 14.32 ग्राम मेरा सिल्वर क्लोराइड था। दूसरा क्या मिला, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट कितने ग्राम था ये, आई थिंक 8.51 ग्राम था। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेरा क्या कहता है कि जितना मास मेरा रिएक्टेंट में है उतना ही इक्वल मास मेरा प्रोडक्ट में होना चाहिए। अब रिएक्टेंट में कितना मास है, अगर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट देखूं मैं, कितना मेरा, इसका मास प्लस इसका मास कितना है 17 प्लस 5.85 ग्राम। इसको एडअप करोगे तो कितना आ जाएगा 22.85 ग्राम। अब इस साइड अगर मैं जाऊं कितना मास आ जाएगा मेरा, इस साइड भी दोनों का मास, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट करूं मैं तो 14.32 ग्राम प्लस 8.51 ग्राम। ये कितना हो जाएगा मेरा 22.83 ग्राम। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 0.2 ग्राम का, जो कि क्या होता है 0.02 ग्राम का, जो कि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। यहां तक सबको क्लियर होगा, कर दो तो